नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़्यादा समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। सबसे पहले हम लोग भारत के विषय में जानेंगे, फिर उसके फिर समाज में क्या परिवर्तन और विकास हुआ इसके बारे में। तो भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। सबसे पहले हमें समझना होगा ये औपनिवेशिक काल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, औपनिवेशिक काल अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड को कहा गया है, जो कि अंग्रेज़ों ने जब भारत पे शासन किया था 1600 से लेके 1947 तक। तो कौन सा काल था? औपनिवेशिक काल था। उसके बीच का जो भी काल था, ठीक है, कि दिन हमारे देश में संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप के प्रतिमानों पर आधारित है। सड़कों पर बाय चलना, ब्रेड पर आमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीज़ें इस्तेमाल करना नेक टाई पोशाक का अनिवार्य हिस्सा होता है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आदि। उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन किए, परंतु मुख्य संरचना परिवर्तन औद्योगिकरण व नगरीकरण है। उपनिवेशवाद एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन की उपनिवेशवाद माना जाता है। मतलब एक देश का शासन एक देश का जो देश होता है वो दूसरे देश पर जब शासन करता है, वहाँ के संसाधनों का यूज़ करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। भारत में यह शासन किसी अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली रहा है। उपनिवेशवाद में सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तन की दिशा दी एवं उन पर अनेक प्रभाव डाले। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवाद, ये ब्रिटेन लिखा है, ये ब्रिटेनी लिखा है ना, ये ब्रिटेन। उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। इसने आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इसे मजबूती मिली। वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली व वितरण के तरीकों भी बदल दिए गए। जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की तथा जंगलों पर नियंत्रण एवं प्रशासन करने के लिए कानून बनाए गए। उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा। डॉक्टर व वकील मुख्यतः बंगाल व मद्रास से चुनकर देश विदेश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए भेजे गए। व्यवसायों का आगमन भी बढ़ा। यह भारत तक सीमित न रहकर सुदूर एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका उपनिवेशवाद तक बढ़ गया। आज के झारखंड प्रदेश में उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों की मजदूरी करने के लिए उद्देश्य से असम से आए थे। भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों का जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका भेजा गया। उपनिवेशवाद ने वैधानिक, संस्कृति या वास्तुकला में भी परिवर्तन लाए। कुछ परिवर्तन सुनियोजित तरीके से लग गए थे, जैसे पश्चिमी दिशा शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया कि ब्रिटिश उपनिवेश को बनाए रखने के सहयोगियों। यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का माध्यम बनी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य संरचनाएं की हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। जिसे अंग्रेज़ों का ज्ञान नहीं होता है, उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया है। इससे बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण रूप में देखा जाने लगा। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ है और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ा। अंग्रेज पूंजीवाद व्यवस्था शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीति रूप ले सकता है। औद्योगिकरण, ये जो बार बार वर्ड आ रहा है, आप सोच रहे होंगे उद्योगीकरण। जो उद्योगीकरण में क्या हुआ था कि मशीनों, इंडस्ट्रियल काफ़ी तेज़ी से विकास होने लग गया। इंसानों की जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली। इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली थी, जिससे क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, औद्योगिक, और कुछ को रोजगार भी मिले। नगरीकरण और औद्योगिक उपनिवेश के दौरान दो संरचनात्मक परिवर्तन है। हम नगरीकरण और औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। औद्योगिकरण संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य से जो ऊर्जा की गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। इसमें ज़्यादातर लोग कारखानों, दफ्तरों तथा दुकानों में काम करते हैं तथा इसके कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। उपनिवेश काल में नगरीकरण में पुराने शहरों पर अस्तित्व कमज़ोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। नगरीकरण और औद्योगिकरण के जोड़कर देखा जा सकता है। दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। कई बार औद्योगिकरण भी देखा गया है। भारत में कुछ पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का पतन हुआ। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में बढ़ाया गया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। प्राचीन नगर जैसे सूरत और मछलीपट्टनम का अस्तित्व कमज़ोर हुआ और आधुनिक नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। बम्बई से कपास, कलकत्ता से जूट, मद्रास से कहवा, चीनी, नील तथा कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। प्रारंभ में भारत के लोग औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिशों के विपरीत कृषि क्षेत्र की ओर आए। इस प्रकार नए सामाजिक समूह तथा नए सामाजिक संबंधों का उदय हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा जा सकता था। समाजशास्त्री M.S. राव ने लिखा है कि भारत में अनेक गांव में तेजी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। ये जो M.S. श्रीवास्तव है, इनके बारे में जो लिखा है इन्होंने, ये ज़रूर लिख के आएंगे पेपर में, जिससे कि 6 नंबर आपके कहीं न गए। जैसे M.S. श्रीवास्तव ने क्या कहा है, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्री तटीय नगर जैसे मुंबई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए, क्योंकि इन जगहों पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। यहीं से उत्पादित वस्तुओं को सस्ती लागत से आयात किया जा सकता है। चाय की बागवानी, आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों को भर्ती करती थी। मजदूरों को बलपूर्वक बागानों में रास्ते में काम कराया जाता था। इससे बागान वालों को फ़ायदा मिलता था। बागानों के मालिक अंग्रेज और उनकी मैम विशाल बंगाल में रहते थे। सारा ज़रूरत का सामान उनके पास मौजूद था। उनकी ज़िंदगी चकाचौंध में भरी थी। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। तीव्र और बृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, सामाजिक न्याय हो पाया, भारी मशीनीकृत उद्योग का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, भूमंडलीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक प्रसार हुआ। M.S.A. राव के अनुसार भारतीय गाँव पर नगरों के प्रभाव, कुछ गांव ऐसे हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि
विदेशों में भी रहते हैं। शहरी प्रभाव उन गाँवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित है, जैसे भिलाई। महानगर के उद्भव और विकास तीसरे प्रकार की शहरी प्रभाव है, जिसे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते गए। कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं, जबकि वे क्षेत्र जहां लोग नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।